नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आर के नॉलेज अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा बुद्धि। बुद्धि क्या है, बुद्धि का निर्माण और तथा बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में हम आज के बाद समझेंगे। बुद्धि के सिद्धांत समझेंगे, बुद्धि के को मापा कैसे जाता है, इसके बारे में समझेंगे। यदि आप शिक्षक हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सब देखो, एक कहावत है, अक्ल बड़ी के भैंस की भैंस बड़ी है कि अक्ल बड़ी। तो हम बोलते हैं अक्ल, कोई बोलता है भैंस तो दिखती है, अक्ल दिखनी नहीं है। तो इस अक्ल, इसको अपन बुद्धि बोलते हैं, अक्ली बोलते हैं। संसार का एक खेल बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि ही मनुष्य और अन्य प्राणियों से मनुष्य क्यों भिन्न है, एक बुद्धि का ही एक खेल है। तो आज के हम टॉपिक के ऊपर चले। बुद्धि निर्माण। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी हैं। बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने में और उद्देश्यों की प्राप्त करने में हमें हमारा सक्षम बनाती है। तो सबसे एक सामान्य सी परिभाषा है बुद्धि। बुद्धि वह शक्ति है जो समझने समस्याओं को, जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उनका समाधान करती है और उद्देश्यों की प्राप्त करने में हमें सक्षम बनाती है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, इसकी अलग अलग विचारधारा दी है। जैसे बुद्धि बुद्धि एक समुच्चय का सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजित करता है। और जैसे बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिनकी विशेषताएं कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययिता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलशीलता, सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति और कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रियाओं को करना जो शक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों का प्रतिरोध दिखाता है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। हम उम्मीद है कि आप बुद्धि समझ गए हो। तो सीधी सीधी सामान्य सी परिभाषा है। सामान्य सी परिभाषा क्या है? सामान्य सी परिभाषा है यह वह शक्ति, बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने में और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम बनाती है हमारे लिए, मनुष्य को। अब बुद्धि कितने प्रकार की होती है देखिए। कुछ लोग देखते हैं हम जो सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा भाग लेते हैं, समाज को संगठित करते हैं या देश सेवा में ज़्यादा, या जो समाज में मेल जोल रखते हैं, तो उनमें रखती है सामाजिक बुद्धि। और दूसरी, कुछ लोग देखते हैं मूर्त कलाकार होते हैं, चिंतन होते हैं, दार्शनिक होते हैं। और तो इस तरह की बुद्धि उनमें कौन सी अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तीसरा, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि जैसे जो ठोस वस्तुओं का ज्ञान, उसको निर्माण करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ऐसे व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मूर्त बुद्धि। तो ये बुद्धि के प्रकार हैं तीन। एक अमूर्त बुद्धि, एक नहीं, फर्स्ट है सामाजिक बुद्धि बुद्धि और दूसरी अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करके उनकी क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीज़ों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। और इस प्रकार की क्षमता दार्शनिक, कलाकारों, कहानीकारों आदि में अधिक मिलती है, तो ये अमूर्त बुद्धि होती है। और सामाजिक बुद्धि जो मानसिक क्षमता से होती है, जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध अच्छा होता है। और मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसे मानसिक क्षमता से है होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और नई नई बातों को सोचता है। वह अपनी इच्छा और आवश्यकता अनुसार उन्हें परिवर्तन कर सकता है, उपयोगी बना सकता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। तो बुद्धि कितने प्रकार की होती हैं? तीन। एक सामाजिक बुद्धि और एक अमूर्त बुद्धि और एक मूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जो होती है, जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं, गणितज्ञ होते हैं एवं कहानीकार आदि होते हैं। और दार्शनिक भी होते हैं, ऐसे लोग दार्शनिक भी होते हैं। तो लेखक
बन जाते हैं, जो अमूर्त बुद्धि, जो उनकी अपनी कल्पनाओं से भी अपने कला को उभारते हैं। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि है। अब हम देखें बुद्धि के सिद्धांत। हमारे विद्वानों ने कुछ बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत फर्स्ट है एक कारक, दूसरा द्विकारक और तीसरा बहुकारक। ये 3 सिद्धांत जरूर आप लोग ध्यान रखना। इस तरह के पात्रता परीक्षा में एक कारक भी पूछ लेते हैं, द्विकारक भी पूछ लेते हैं, बहुकारक भी पूछ लेते हैं। एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? बिने ने। सबसे पहले ध्यान रखना, एक कारक का सिद्धांत बिने ने दिया था। और द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और बहुकारक का सिद्धांत दिया था थार्डनाइट ने। तो ये 3 सिद्धांत जरूर आप लोग अच्छे ध्यान से रखना। एक कारक सिद्धांत क्या है? एक कारक बिने क्या बोलते हैं? वह मानसिक कार्यों को, वह जो बुद्धि होती है वह मानसिक कार्यों का जो कार्य करती है तथा व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो यह है बिने के अनुसार। और द्विकारक सिद्धांत क्या है? द्विकारक से स्पीयरमैन ने क्या कहा था? मनुष्य में सामान्य बुद्धि के अलावा एक अतिरिक्त कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं। तो ये थार्डनाइट ने दिया था। दूसरा स्पीयरमैन ने। और बहुकारक थार्डनाइट है। थार्डनाइट क्या बोलते हैं? बुद्धि में कई प्रकार के बहुकारक जो थार्डनाइट ने दिया था, बुद्धि में कई प्रकार के कारक होते हैं। प्रत्येक तत्व में कोई ना कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। तो जो बहुकारक ने दिया था। तो 3 सिद्धांत आप लोग अच्छे ध्यान से रखना। कौन कौन? एक कारक का सिद्धांत, दूसरा द्विकारक और तीसरा बहुकारक। इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कि बिने ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो एक कारक। और स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो द्विकारक। और बहुकारक है थार्डनाइट ने। तो थार्डनाइट ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुकारक। या बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया था? तो थार्डनाइट ने। तो ये 3 सिद्धांत आप लोगों को ध्यान रखना। और फिर उसके बाद है चौथा, नंबर 4, प्रतिदर्शी, या इसको हम बोल सकते हैं नमूने का सिद्धांत। किसने दिया था? थॉमसन ने। इनके अनुसार कई स्वतंत्र तत्व होते हैं बुद्धि में, कई स्वतंत्र तत्व होते हैं। और 5वां सामूहिक कारक, जे किसने दिया था? थर्स्टन ने। कुछ मानसिक क्रियाओं में प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है जो कि एकता प्रदान करता है। तो जो किसने दिया था? सामूहिक कारक का थर्स्टन ने। अब उसके बाद बहुआयामी बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। जो कैली और थर्स्टन ने दिया था। कौन सा? बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। फिर उसके बाद है गिलफोर्ड का सिद्धांत क्या कहता है? गिलफोर्ड का सिद्धांत चिंतन तथा मन का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि को काम में लाने का प्रयास कहा जाता है। तो जिस 7 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना। सबसे फर्स्ट एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, प्रतिदर्श और सामूहिक कारक का सिद्धांत, और बहुआयामी का सिद्धांत, और गिलफोर्ड का सिद्धांत। जिस 7 आप लोगों को पॉइंट अच्छे ध्यान से याद रखना है। अब उसके बाद बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, बुद्धि को नापते कैसे हैं, बुद्धि का मान कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम समझें। सबसे फर्स्ट बुद्धि लब्धि कैसे निकाली जाती है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे तैथिक आयु। तैथिक आयु मतलब वास्तविक आयु भी बोल सकते हैं हम, या कालानुक्रमिक आयु बोल सकते हैं, और गुणित 100। या LQ बराबर होता है MA बटे CA। LQ बराबर MA बटे CA। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र याद रखना। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु गुणित 100 बटे तैथिक आयु। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें,
यदि कोई बच्चा 10 वर्ष का है तो उसकी तैथिक आयु कितनी है? 10 वर्ष। उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष। और मानसिक आयु उसकी कितनी है? 12। और हमें बुद्धि लब्धि निकालना है तो 12/10 गुणित 100। 12/10 गुणित 100। 0 से 0 कैंसल। और यहाँ 12 का 10 में गुणा करो, 12 120। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? 120, जो श्रेष्ठ मानी जाएगी। जो बुद्धि लब्धि कैसी मानी जाएगी इसकी? श्रेष्ठ। तो यह है बुद्धि लब्धि कैसे नापते हैं। बुद्धि लब्धि जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझें, यदि एक बच्चा 10 वर्ष का है, 10 वर्ष का है और उसने मान लो 12 वर्ष की मानसिक आयु, 12 वर्ष की उसने कोई टेस्ट दे दिया, कोई परीक्षा पास कर ली, या कोई जो क्वेश्चन 12 वर्ष की आयु से में आप पूछ रहे हो तो उस वह बता देगा, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी मानी जाएगी? 120, जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है। तो ध्यान रखना, जो श्रेष्ठ। तो अब उसके बाद 130 से जो अधिक होती है वो अति श्रेष्ठ होती है। 130 से जो अधिक आयु निकलती है वो अति श्रेष्ठ या प्रतिभाशाली। जी ध्यान से इसको भी ध्यान रखना। दूसरा, 120 से जो ऊपर रहती है, 120 से ऊपर, 130 से कम, वो श्रेष्ठ रहती है। जैसे अभी हमने निकाला 120, तो 120 ये क्या है? श्रेष्ठ। और जो 110 से 119 तक रहती है वो 110 से 119 उच्च सामान्य बुद्धि रहती है। और 90 से जो 109 रहती है, 90 से 109, तो 90 से 109 के सामान्य रहती है। और 80 से 89 मंद बुद्धि होती है। और फिर उसके बाद 89 से जो कम होती है, मतलब 70 से जो कम होती है, 70 से तो क्षीण होती है। और 70 से फिर जो कम हो जाती है वो अति क्षीण। तो ये भी ध्यान रखना। 130 से अधिक होती है प्रतिभाशाली होती है, या इसको हम अति श्रेष्ठ ही बोलते हैं। और जो 120 और 130 के बीच रहती है वह श्रेष्ठ होती है। और 110 119 से उच्च सामान्य होती है। और 90 से 109 तक सामान्य होती है। और 80 से 89 मंद होती है। और 70 से 79 क्षीण। और 70 से जो कम होती है वो निश्चित ही क्षीण बुद्धि मानी जाती है। तो इस तरह से बुद्धि का मान निकाला जाता है। तो हमें उम्मीद है इससे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और बुद्धि से संबंधित और भी थोड़ा सा हम आगे कुछ इस पर और चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। बुद्धि के सिद्धांतों को थोड़ा सा और हम विस्तार से समझ सकते हैं। और तो हमें उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक कारक का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिने ने। और इस सिद्धांत का समर्थन आगे बढ़ाया था किसने? स्टर्न ने। अब लेकिन बाद में फिर आज के समय में इसका कोई सिद्धांत का कोई महत्व नहीं बचा है, एक कारक का सिद्धांत। लेकिन आप लोगों को याद जरूर रखना, क्योंकि टेस्ट में इसको संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। दूसरा द्विकारक का सिद्धांत। दूसरा याद रखना, द्विकारक का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत, और प्रतिदर्शी, और उसके बाद प्रतिदर्श, उसके बाद समूहीकारक, और उसके बाद फिर याद रखना बहुआयामी और गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो एक कारक का सिद्धांत इसके अनुसार क्या है? बिने के अनुसार वह मानसिक कार्यों का संचालन करती है। बुद्धि क्या करती है? मानसिक कार्यों का संचालन करती है तथा व्यवहारों को प्रभावित करती है। और द्विकारक में स्पीयरमैन ने क्या कहा है? मनुष्य में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं। और बहुकारक थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है? बुद्धि में कई कारक होते हैं, प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। द्विकारक में क्या कह रहे हैं? मनुष्य में सामान्य योग्यता होती है। अब सामान्य योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है, जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता केवल विशिष्ट कार्यों से ही संबंधित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ न कुछ विशिष्टताएं अपन देखते हैं, कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी
पाई जाती हैं। सामान्यता तो रहती है, उसमें कुछ एक विशेष कला भी रहती है, कुछ अलग से एक ऐसी रहती है, तो उसको हम बोल सकते हैं द्विकारक का सिद्धांत। और जे फिर उसके बाद है चौथा प्रतिदर्श नमूना। नमूना थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक उपचार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। यदि कोई एक बुद्धि परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्श ही सामने आता है। इसी प्रकार से यदि दूसरा परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श उस परीक्षण के सामने आ जाता है। तो ये है इस तरह से आप लोगों को इस सिद्धांत और उनके मनोवैज्ञानिकों के नाम अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पात्रता परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। और बुद्धि का मापन कैसे होता है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखना। बुद्धि का मापन मानसिक आयु बटे तैथिक आयु, इसको तैथिक आयु बोलते हैं, कालानुक्रमिक आयु बोलते हैं, या वास्तविक आयु बोलते हैं, गुणित 100, या LQ बराबर MA/CA। जैसे एक बार समझ लो, जैसे कोई बच्चा अगर मानसिक आयु उसकी कितनी है 12 वर्ष की, और वास्तविक आयु कितनी है 10। मानसिक आयु मतलब जो 12 वर्ष के बच्चों के जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, हम बोल सकते हैं। तो जैसे तब उसकी बुद्धि लब्धि का मापन कैसे होगा, 12 गुणित 100 और बटे 10। तो 0 से 0 कट जाएंगे, 12 धाम 120, तो उसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 120। तो ये अच्छे से ध्यान रखना आप लोगों को। और इनका जे भी याद रखना, 130 से जो अधिक होती है उसको अतिश्रेष्ठ या प्रतिभाशाली बोलते हैं, और 120 से 129 होता है तो वो श्रेष्ठ होता है, और 110 से 119 जो होता है वो और 90 से 109 सामान्य होता है, 80 से 89 मंद, और 70 से 79 क्षीण, और 70 से जो कम होता है वो कम 70 से जो कम होती है वो क्षीण बुद्धि मानी जाती है। तो हमें उम्मीद है कि बुद्धि के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द शेयर वीडियो। तो ध्यान रखना इसके बारे में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।